हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और ये जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज चल रही है इसका आज लेक्चर 3 हम कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने किए हैं वहाँ पे हमने देखा कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या होती है, किस तरह से जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसके जो मेजरमेंट हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमने जीडीपी की बात की। ओके, जीडीपी हो गया, एनडीपी इज़ देयर। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट जो नेशनल इनकम है। ओके, नेशनल इनकम की भी हमने बात की थी और नेशनल प्रोडक्ट की भी हमने बात की थी। जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। फाइन। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसकी लिमिटेशंस क्या है ना, क्या लिमिटेशंस हैं। क्योंकि यूज़ तो हमने देखा था कि काफ़ी जो है हमें हेल्प करता है प्लानिंग के अंदर भी। ओके, लोगों की वेलबींग को असरटेन करने में, रिसोर्स अलोकेशन में, एक डेवलपमेंट लेवल को जानने में कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एंड ऑल। तो आज हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट डिराइव होते हैं। एक हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। फाइन। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बताते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। अगर जीडीपी आपकी बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि अगर जीडीपी आपकी बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एंड ऑल। तो इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है और क्या वो जो शॉर्टकमिंग थी इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट के अंदर उसको ओवरकम करता है, कहाँ तक कर पाता है। और इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली आपका जो जीएस पेपर 3 है उसमें आप देखेंगे तो ये जो टर्म्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये मेंशन है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे किस तरह से, क्योंकि ये जो वर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बहुत ही है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज वर्ड्स, सो यू विल बी एबल टू एनालाइज द क्वेश्चंस, है ना। आप आंसर कर पाओगे, एक अच्छा आंसर आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज एंड ये आपका टेलीग्राम लिंक है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिमिटेशंस की हम बात करें, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग जो लिमिटेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशली, देखिए नेशनल इनकम के अंदर क्या हो रहा था, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होगा। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जो मार्केट वैल्यू है ना, फाइनल जो आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पे उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे होता है। तो आप कहेंगे सर इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब जिसको मनी के इस तरीके से एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है, बट वहाँ पे आपकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड जो सर्विसेज हैं उसकी आप बात कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो जैसे बार्टर सिस्टम है वो भी आज आज अभी भी आपका एग्जिस्ट करता है। काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चलता है। फार्मर्स हो गए तो वो काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन वो खुद के लिए ही वहाँ पे सेव कर लेते हैं, उसको मार्केट में नहीं भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये जो होता है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, उसमें एक्सक्यूज मी, उसमें इन सब चीज़ों को आपका इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है, एक लिमिटेशन है इसका। इससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि नेशनल इनकम का आप जो है एस्टिमेशन कर रहे हो कि कितनी नेशनल इनकम है, या जो भी जीडीपी वगैरह का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट नहीं करते हैं, निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कोई भी एक आपकी फैक्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्री है या कोई केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो किसी टाउन के अंदर फंक्शन कर रही है या किसी सिटी में फंक्शन कर रही है, उसके पास में एक रिवर जा रही है। ठीक है, वो अपना जो एफ्लुएंट होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बिना प्रोसेस किए डायरेक्ट रिवर के अंदर उसे इस तरह से छोड़ रहे हैं। जो भी एफ्लुएंट है उसे डायरेक्ट रिवर के अंदर डंप किया जा रहा है। तो जो वेस्ट होगा उसकी वजह से रिवर की वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, ओवरऑल रिवर का जो इकोसिस्टम है उससे नुकसान हो रहा है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा, ग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर पॉल्यूशन होगा, कंटेमिनेशन होगा, लोगों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है। फाइन। तो ये क्या है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो एक्सटर्नैलिटीज, ये जो वर्ड यूज किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है।
एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब है कोई भी या तो बेनिफिट हो गया या फिर हार्म हो गया। जैसे इस केस में हमने हार्म की बात की थी, तो बेनिफिट या हार्म हो गया जो कोई भी एक फर्म या इंडिविजुअल कॉज कर रहा है जिसके लिए उसको पे नहीं करना है ना। अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है ना। एजुकेशन अगर आप इम्पार्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं, रूरल एरियाज में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके लिए आप कोई पेमेंट वहाँ पे नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही गुड कॉज हो गया कि आप लोगों की लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। सिमिलरली जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था इंडस्ट्री के पॉल्यूशन वाला, वो क्या था, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों की बात तो की है, बट द इशू इज दैट कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसका क्या, क्योंकि ये इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी का इशू क्रिएट होगा, है ना। ये क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि आपकी ये जो ग्रोथ है, फाइन, ये जो इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है या नहीं है, सस्टेनेबल है या नहीं है। तो दिस इज द थिंग। सिमिलरली अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो एयर पॉल्यूशन कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है आपकी एयर को पॉल्यूट कर रही है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको नुकसान तो हो रहा है, फाइन। हालांकि वो इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर टोटल जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, दैट इज़ फाइन, बट उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, चाहे एनवायरनमेंट पे हो, लोगों की हेल्थ पे हो, इकोसिस्टम के ऊपर हो, बायोडाइवर्सिटी पे हो, तो उन चीज़ों को ये इंक्लूड नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा आपका जो है लिमिटेशन यहाँ पे माना गया है। तो इसको डील करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी दिए गए। जैसे हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से इस चीज़ को अकाउंट करने के लिए कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है या क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसको इंक्लूड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया। तो बेसिकली इसमें सिंपल सा इतना समझिए कि जो जीडीपी है आपका, उसमें से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट। किस चीज़ की कॉस्ट? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो कॉस्ट है उसको आपने माइनस कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब लाया गया था, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इवन एट वन पॉइंट चाइना ने भी ट्राई किया था, लेकिन चाइना ने देखा कि हमारी जो जीडीपी है वो बहुत नीचे आ जाती है इसकी वजह से, है ना। तो एक्चुअल जो जीडीपी के नंबर है बहुत नीचे आ जाएंगे, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका परसेप्शन है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और ठीक है। तो ये सेकंड लिमिटेशन है जो इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है एक्सटर्नैलिटी, इसका मीनिंग भी ध्यान रखिए, इसको लेके भी कई बार प्रॉब्लम्स के अंदर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थर्ड जो लिमिटेशन है, मेजर लिमिटेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमें बता रहा है, नेशनल इनकम, जैसे हमने देखा, मान लीजिए जीडीपी हो गया या नेशनल इनकम हो गया, है ना, पर कैपिटा, हम नेशनल इनकम की अगर बात करें पर कैपिटा के फॉर्म में, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में तो बता रही हैं, बट व्हाट अबाउट द सोशल वेलफेयर, है ना। सोशल वेलफेयर की ये पिक्चर हमें क्लियर नहीं करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। अब यहाँ पे अगर हम पर कैपिटा, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम के ही कॉन्सेप्ट को अगर हम लें, तो इसमें भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को एनालाइज करने के लिए, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो जीडीपी थी उसको अगर हम पर कैपिटा के अंदर मेजर करें, पर कैपिटा जीडीपी को अगर हम देखें, तो ये कंपैरेटिवली बेटर इंडिकेटर माना जाता है ना। पर कैपिटा जीडीपी में क्या होगा, आपकी जो भी जीडीपी है, ओके, जीडीपी इज डिवाइडेड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर। तो बेसिकली जीडीपी को आपने मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बच्चे वगैरह सब आपके इंक्लूड होंगे, फाइन। तो दिस इज द थिंग। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा बेटर एक हमें आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आ रहा है एट प्रेजेंट। हम मान लेते हैं कि 2.9 ट्रिलियन समथिंग इज देयर। इंडिया की जो जीडीपी है, जो नॉमिनल हमारे पास में जीडीपी के फिगर हैं, तो ये लगभग 2.9 ट्रिलियन आ रहा है, क्लियर। और इससे ऊपर अगर हम जर्मनी की बात करें, वो लगभग 3.9 आएगा। जापान की बात करें तो 5 ट्रिलियन आएगा। तो देखने पे ऐसा लगेगा कि हम बहुत क्लोज हैं, मतलब जर्मनी से हम कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, और कुछ सालों में मान लीजिए इंडिया जर्मनी से भी आगे निकल जाता है, ओके। तो क्या जर्मनी और यहाँ पे, है ना, जो प्रॉस्पेरिटी की हम बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, क्या जर्मनी और इंडिया में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ का स्टेटस सेम रहेगा?
नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर हम पर कैपिटा जीडीपी पे जाएंगे तो पर कैपिटा जीडीपी में इंडिया बहुत पीछे आ जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑल दीज कंट्रीज। तो पर कैपिटा हमें थोड़ा सा बेटर पिक्चर देता है ना, थोड़ी सी बेटर पिक्चर यहाँ पे दे देता है, बट स्टिल हमें क्या नहीं बता रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द नेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द नेशन हमें नहीं बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा ये जो जीडीपी है इंक्रीज हो रही है, तो देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में मतलब इंडिया के अंदर सभी लोगों के लिए ओके जीडीपी का इंक्रीज हो रहा है, बट वास्तव में अगर हम देखें ये भी हो सकता है ना, किसी कंट्री में पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो इंक्रीज है वो केवल 10%, जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ जो सेक्शन है उसके लिए तो इंक्रीज हुआ है, बाकी 90% जो लोग हैं उनके लिए वाकई में देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है। मतलब जो टॉप 10% इकोनॉमिकली जो वेल ऑफ सेक्शन है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, जो टॉप 10% के ब्रैकेट में आ रहे हैं उनकी तो वाकई में जो वेल्थ है वो इंक्रीज हुई है, जबकि जो 90% है उनकी डिक्रीज हो रही है। हालांकि ओवरऑल पर्पस में आप देखोगे तो ठीक है पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इनइक्वालिटीज आपकी घट रही हैं, तो अगेन यहाँ पे लिमिटेशन रहेगा। सेम थिंग विल अप्लाई टू द इनकम पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, पर कैपिटा इनकम में जनरली हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। ओके, कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन से। तो दिस इज द थिंग, per capita income can be used to determine the average per person income to evaluate the standard of living and quality of life of the population। तो कुछ हद तक ये आपका हमें आंसर करती है, बट अगेन कॉम्प्रिहेंसिव हमें आंसर नहीं मिल पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, वो पूरा किसके अराउंड घूम रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ के चारों तरफ घूम रहा है। जबकि अगर हमें और दूसरे एस्पेक्ट की भी बात करनी है ना, इनइक्वालिटी की भी बात करनी है, वेलफेयर की भी बात करनी है, सोशल डेवलपमेंट की भी बात करनी है, ओवरऑल अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करें तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हमने देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्री की जो रियल नेशनल या पर कैपिटा इनकम है इंक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे इंडिया की अगर जीडीपी जैसे इंक्रीज हो रही है ना, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बट ये एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, ये पहली एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि जरूरी है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का होना कि अपने आप में सफिशिएंट चीज़ नहीं है ना, ये जरूरी तो है लेकिन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको और बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। इफ़ यू वांट टू एंश्योर द वेलफेयर, सभी का वेलफेयर आप एंश्योर करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू एंश्योर कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, कि इनइक्वालिटीज़ हैं वो आपकी रिड्यूस हो, सभी का वेलफेयर हो, है ना। तो ये जब चीज़ें आप एंश्योर करना चाह रहे हो तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इसे ऐसा इमेजिन करिए, दिस इज बेसिकली द साइज ऑफ द पाई, है ना, या केक जो है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं खाने वाले, ये केक की साइज है। अगर हम केक की साइज को बढ़ा देते हैं, ये केक की साइज को अगर हमने बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, तो जो 10 इंडिविजुअल हैं उनके अंदर ज़्यादा, मतलब उनको जो ज़्यादा पीस है, ज़्यादा जो साइज़ है वो उनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है ना, ज़्यादा वहाँ पे मिल सकता है। तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द रिसोर्सेज, या आप कहिए कि पहले हमें वेल्थ क्रिएट करनी होगी, रिसोर्सेज क्रिएट करने होंगे, तब उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो पहली रिक्वायरमेंट है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो अपने आप में सफिशियंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्यों आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करता ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात करेगा ही, साथ में और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है ना। इनकम पर्सपेक्टिव के अलावा इट टॉक्स अबाउट द सोशल चेंजेस, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जो भी मटेरियल आपकी प्रोग्रेस है उसके अंदर इन सारे एस्पेक्ट की भी ये बात करता है। एक बार इस टेबल को हम देखते हैं, इससे आपको कंपैरिजन इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा, फाइन। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको एस्से राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए। जहाँ तक मीनिंग की बात है ये हम देख चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है केवल और केवल आपके गुड्स एंड सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करेगा,
जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक प्लस अदर एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, उनकी भी बात कर रहा है। फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ग्रोथ रिलेटेड टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ द कंपोनेंट, जिसमें जीडीपी वगैरह हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या फैक्टर्स हैं, रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, डिक्रीज इन द इनइक्वालिटी फिगर, स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ, जो ह्यूमन कैपिटल है उसको आप कैसे, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या होती है, जो पॉपुलेशन है हमारी, उसके अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट किस फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन हो गई है ना, स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वो बेसिकली या फिर स्किल डेवलपमेंट पे, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, एक आप एजुकेशन आप अटेन करते हैं, स्किल आप कोई एक्वायर कर रहे हैं, सो ऑल दीज काइंड ऑफ विल कम अंडर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको देते हैं, इनपुट देते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, हाउ डू यू सपोज टू वर्क, है ना, काम कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो डेवलपमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस हो रही है, क्या पॉवर्टी के जो लेवल हैं, पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो परसेंटेज टर्म में आप देखोगे तो कि हाँ, पॉवर्टी रिडक्शन तो हुआ है ना, एक टाइम पे 40% से भी ज़्यादा था, फिर हम धीरे धीरे नीचे आए 30%, एट प्रेजेंट आज के टाइम हम बात करें तो लगभग 22% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमिटी एस्टिमेट, 22% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। बट अगेन एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे कि इंडिया की 22% पॉपुलेशन कितना करोड़ लोग हैं, तो लगभग 30 करोड़ के आसपास हमारे पास आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो तो कहीं ना कहीं सेम ही रह रहे हैं आपके। तो इन सब मैटर्स की यहाँ पे बात होगी, है ना। इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा दूसरे इंडिकेटर्स को भी हम देख रहे हैं। तो दूसरे इंडिकेटर्स को देखने के लिए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट में हमने जीडीपी की बात कर ली, पर कैपिटा इनकम की बात कर ली, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे इंडिकेटर्स को लेंगे। जैसे पॉवर्टी लेवल में हम बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, है ना, या फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इंडेक्स की बात करेंगे, ये एचडीआई इंडेक्स आपका हो गया। इन्फांट मॉर्टेलिटी, हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर हो गए, है ना, यहाँ पे हेल्थ की बात की जाएगी, एजुकेशन की बात की जाएगी, एंड ऑब्वियसली इनकम की तो बात की ही जा रही है, तो इनकम एस्पेक्ट विल ऑल्सो बी देयर। तो ये सारे इंडिकेटर्स मिलके हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया देते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें आपकी मैनेज हो रही हैं, है ना। यहाँ पे केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस की ही ये बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात कर रहा है कि इनकम लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे ये इनकम लेवल की तो बात कर ही रहे हैं, बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ योर सिटीजन, वर्कफोर्स, है ना, वर्कफोर्स की क्वालिटी क्या है, किस तरह से, उन सब चीज़ों की भी ये बात कर रहे हैं। रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। तो अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी होगी, है ना, तो हमें पर कैपिटा इनकम से आगे बढ़ना होगा। पर कैपिटा ये जो इनकम है, इससे आगे जाके हमें यहाँ पे बात करनी होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब जैसा हमने शुरू के 2 लेक्चर हमारे थे जिसमें हमने देखा था कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए हमारे पास जीडीपी है, ओके, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, अभी हमने देखा पर कैपिटा इनकम भी है। तो इसी तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के लिए कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, उनको एक बार हम देखते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर आपका जो एक इंडेक्स यूज किया जाता है, दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम एचडीआई भी कहते हैं। ये तो आप सुनते ही होंगे, है ना, स्कूल टाइम से आप तो सुन रहे होंगे एचडीआई इंडेक्स के बारे में। तो एचडीआई इंडेक्स इज देयर, और एचडीआई इंडेक्स क्या है, दिस इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्स्ट इंडिकेटर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो हमारी जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमने क्या किया, 3 मेजर इंडिकेटर लिए। तो 1/3 हमने एट्रीब्यूट कर दिया किसको, हेल्थ को, एक कंपोनेंट हमने कर दिया हेल्थ के ऊपर, दिस फर्स्ट वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है।
सेकंड जो कंपोनेंट है, हमने बात की यहाँ पे नॉलेज की, है ना, तो इसमें एजुकेशन हो जाएगी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इन दोनों को मिला के आपने ये जो नॉलेज का कंपोनेंट है, या फिर एजुकेशन से आप इसे जोड़ सकते हैं, एजुकेशन या नॉलेज का कंपोनेंट आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है, हेल्थ का कंपोनेंट ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने जो इकोनॉमिक वेलबींग है उससे इसको जोड़ दिया। तो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया, इसको 1/3 वेटेज दिया गया। और फिर थर्ड क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया पर कैपिटा, ये जो आपका GNI है, नेशनल इनकम जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, उसको आपने पर कैपिटा, मतलब जो पॉपुलेशन है मिड ईयर, उससे आपने डिवाइड किया है। तो यू विल गेट दिस पर कैपिटा नेशनल इनकम, जो ये हमें बता रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो तीनों कंपोनेंट को आपने इंक्लूड किया है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स, इन तीनों को आपका इंक्लूड किया जाता है। और इनके बेसिस पे जो वेरियस कंट्रीज होते हैं उनको हम रैंक करते हैं। अब रैंकिंग के लिए इन्होंने 4 कैटेगरीज आपकी बनाई रखी हैं। फर्स्ट है वेरी हाई, तो इसमें 0 से 1 की इसमें रैंक किया जाता है, 0 to 1। तो अगर 0.8 से 1 है तो ये वेरी हाई होगा। स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत अच्छा यहाँ पे करते हैं। फिर हमारे पास 7 to ये वाली जो रेंज है ये सेकंड पे आ जाएगा। इंडिया जो है मीडियम वाली कैटेगरी में है, ये थर्ड पे है। और ये आपके लो इंडिकेटर्स हैं, सब सहारन कंट्रीज एंड ऑल यहाँ पे आएंगे। तो इस बेसिस पे आपका रहता है। इंडिया की जो रैंक है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। आई थिंक जो लेटेस्ट HDI आपका इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें HDI को ये जो इंडेक्स है इसे इंक्लूड किया जाता है। और ये आपका डेवलप किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महमूद उल हक, इन्होंने आपका डेवलप किया था। तो इंडिया की जो रैंक है, दिस इज जो लेटेस्ट है, आई थिंक दिस इज 131, ये रैंक आपका रहेगा। एक कदम हम एक रैंक पीछे चले गए हैं यहाँ पे। तो इतना पीछे इंडिया की रैंक है ओवरऑल जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। जब हम बात कर रहे थे वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज की, पूरे विश्व की जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं उनकी हम बात कर रहे थे, तो इंडिया इज ऑल्सो देयर। लेकिन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, HDI की बात कर रहे हैं, तो इंडिया आपका टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पा रहा है, हम टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करना जरूरी है ना। क्यों यहाँ पे जो डेवलपमेंट है या विकास है इसकी बात की जाती है। इतने भी आप पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज देख लीजिए, या जो भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इवन जो भी आर्टिकल्स हैं, या फिर आपके जो आप आंसर लिखेंगे, तो वहाँ पे ये डेवलपमेंट की थीम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा दूसरे एस्पेक्ट को भी कवर कर रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया को अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ना है तो हमें अभी काफ़ी काम करना बाकी है। तो दिस इज द थिंग, HDI की हमने बात की है। इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ना, इसने आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंक्लूड किया है। इसके अलावा और काफ़ी सारे जो है ये इंडाइसेस को इंक्लूड करती है, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, दिस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो MPI लिखा हुआ है, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या करेगा, जो पॉवर्टी लेवल है उसको पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल उस सेंस में देख रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको मेंशन किया था रिसेंटली, कि इंडिया का जो पॉवर्टी लेवल है ना, अगर हम देखें बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, मतलब जो परसेंटेज ऑफ पीपल इंडिया में कितना है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसको अगर हम देखेंगे तो तेंदुलकर कमेटी के एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 22% आ रहा है। लेकिन इसी पॉवर्टी को और कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे देखा गया, क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी एस्टीमेट है उसके अंदर तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पे है कि रूरल एरिया में आप रह रहे हो तो एक महीने में पर इंडिविजुअल इतना हो गया, ठीक है, अर्बन एरिया में इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये क्या कर रहा है, 10 पैरामीटर्स को इंक्लूड कर रहा है पॉवर्टी के रिगार्डिंग। ये यहाँ पे 10 पैरामीटर को यूज कर रहा है।
और उसी बेसिस पे हमारे पास जो पॉवर्टी का डेटा यहाँ पे आएगा तो वो चेंज मिलेगा। कौन से ये 10 पैरामीटर है इसको एक बार देखते हैं। मेजर वही 3 कैटेगरीज रहेंगी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था। एक तो हो गया हेल्थ, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हमने बात की थी, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करता है, फाइन। सेकंड जो है एजुकेशन, एजुकेशन के रिगार्डिंग ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात की जा रही है। और थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। अब इसने लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर ये 6 कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो 1616 सबका हो जाएगा। तो इन तीनों कंपोनेंट को क्या किया गया है, 1/3 वेटेज आपका दे दिया गया है। 1/3 हेल्थ का हो गया, 1/3 एजुकेशन, 1/3 लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स। अब असेट्स के अंदर कुछ भी रखते हैं ये इस तरह से, जैसे रेडियो हो गया है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर असेट आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 10 पैरामीटर हो गए। 2 हेल्थ पे हो गए, 2 एजुकेशन पे हो गए, ओके, और 6 यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड पे हो गए। टोटल 10 पैरामीटर्स हो गए। क्या ये 10 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए? डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए, है ना। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए, ये जो MPI है कौन रिलीज करता है ना, कौन पब्लिश कर रहा है। तो 2010 से ये पब्लिश किया जा रहा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP के द्वारा। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी पार्ट बनता है। जैसे HDI जो इंडेक्स था ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट था, उसी तरह से MPI विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसने क्या किया, हमने जो पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था, जैसे मैंने तेंदुलकर कमेटी का एग्जांपल दिया, तो वहां पे हम केवल एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया देख रहे थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये लगभग 22% आ रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन का 22% है। लेकिन अगर हम MPI के इसको प्रॉस्पेक्ट को देखते हैं, इसके हिसाब से इंडिया की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन जो है आप पुअर मानी जाएगी, है ना, गरीबी रेखा के नीचे मानी जाएगी, तो ये लगभग हमारे पास आ जाते हैं 28% समथिंग, 28% आ जाता है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर गरीबी को लेके जो स्थिति है वाकई में कंसर्न करने वाली है ना। मल्टी डायमेंशनल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द पॉवर्टी, नॉट ओनली द इकोनॉमिक डायमेंशन। क्योंकि पॉवर्टी को जनरली जब हम बात करते हैं तो केवल इनकम की बात होती है ना, इनकम की बात नहीं है। पॉवर्टी के साथ और बहुत सारी चीज़ें आपकी अटैच हैं, ठीक है। उसके साथ जो आपकी अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा है वो चीज़ें हैं। तो बहुत सारी इसकी सोशल डायमेंशंस होगी, आपको किस तरह की हेल्थ केयर आप अफोर्ड कर पाते हो, किस तरह का एजुकेशन आप ले पाते हो, है ना, बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी लेवल। तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही हैं वो कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की हम यहाँ पे बात करते हैं ताकि हमारे पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आए कि वाकई में किसी देश में जो लोग रह रहे हैं, या किसी रीजन में जो लोग रह रहे हैं, या किसी स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है ना, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस तरह से है, या फिर जो वेलबींग है वो किस लेवल पे है, कितना एफर्ट हमें लगाने की ज़रूरत है, किस एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है। अगेन ये सेम ही है जो अभी हमने इंडिकेटर डिस्कस किए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिगार्डिंग। इंडिया की जो रैंक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, अगेन हमारा जो रैंक है, लेट मी जस्ट मेंशन हियर, ग्लोबल 2020 ये जो रेटिंग्स आई थी, इंडिया 62nd इस पे है। और हम जो हैं काफ़ी सारे कंट्रीज से पीछे हैं। अगर हम बात करें जैसे भूटान है, भूटान भी हमारे से आगे, भूटान से तो हम आगे हैं, ठीक है। श्रीलंका हमारे से आगे है, फाइन। बांग्लादेश इज़ डूइंग बेटर देन इंडिया हियर। तो डेफिनेटली इंडिया नीड टू डू अ लॉट। सिमिलरली एक और इंडिकेटर आप ले सकते हो अगर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी और उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है साउथ एशिया में केवल और केवल अफगानिस्तान से बेटर है, बाकी हम सबसे पीछे हैं। अगर हम देखें हंगर इंडेक्स के अंदर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी पीछे हैं, फाइन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब इंडिया से अच्छा कर रहे हैं, केवल और केवल इंडिया अफगानिस्तान से आगे। तो क्यों ऐसा रीज़न है? न्यूट्रिशन को लेके, न्यूट्रिशन को लेके क्या कंसर्न है, स्पेशली चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिस्कशन में आती हैं ताकि जो लोगों की एक्चुअल स्थिति है ना, उनकी जो वेलबींग है, वाकई में जो इनकी स्थिति है उसके अंदर सुधार लाया जा सके। अगर हम केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो हमें पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है आपकी जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? डेफिनेटली इस तरह के इंडिकेटर हमें क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। जब गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि हाँ इस लेवल पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, देन गवर्नमेंट विल डू द रिसोर्स अलोकेशन अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट जो रिसोर्स अलोकेट करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो करती है गवर्नमेंट वेल्थ का, गवर्नमेंट क्या करती है, जो अमीर है उन पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। फिर जो टैक्स से पैसा आ रहा है उसको वेलफेयर इनिशिएटिव के अंदर इस तरह से किया जाता है। जैसे जो भी वेलफेयर इनिशिएटिव हो गए, कोई भी सरकार की योजना चल रही है, जैसे अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ की बात करेंगे तो आपकी आयुष्मान भारत है, जन आरोग्य योजना है, जिसमें 5 लाख तक आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो आपका पोषण अभियान चल रहा है, मिड डे मील स्कीम है, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप करते जाइए। यू हैव मनरेगा इज देयर, ओके, स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट डेफिसिट है उसे कहीं ना कहीं कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो हेल्थ को इंप्रूव करने की बात करते हैं, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गई, बच्चों की हेल्थ हो गई, है ना, ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स हो गए, उसे इंप्रूव करने की बात करेंगे। या फिर आप देखोगे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, स्टार्टअप, ये हो गया। तो वो कहीं ना कहीं स्किल या एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आपकी जो इनकम है ना, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये डेवलपमेंट रिलेटेड हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूज़ करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डिफरेंस है दोनों में, और क्यों आज के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बिल्कुल सेंट्रल आइडिया के रूप में रहता है ना। यहीं पे जो मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक और आपका बहुत इंटरेस्टिंग सा इंडिकेटर है जो अभी काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये आपका पब्लिकेशन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि कौन उसे पब्लिश कर रहा है ना, और फिर उसके अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स है। जैसे एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो उसके अंदर मतलब इंडेक्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही है। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, उसमें हमें 10 पैरामीटर देखने थे, हेल्थ पे 2 हो गए, एजुकेशन पे 2 हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग 6 हो गए। तो वो सारे पैरामीटर्स आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये पब्लिकेशन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपका रैंक कर रहे हैं नेशंस को नेशनल हैप्पीनेस के बेसिस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स के बेसिस पे। क्या वो इंडिकेटर्स हैं? द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द एक्सक्यूज मी गलप, ये जो आपका वर्ड पोल है इसके बेसिस पे है। तो ये आप 6 वेरिएबल्स हैं, इनको ध्यान रखिए, 6 वेरिएबल ध्यान रखने हैं आपको। ये आपका है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहा है। सोशल सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, दिस इज द सेकंड वन। थर्ड है आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये हो गया हेल्थ के रिलेटेड इंडिकेटर हो गया। सोशल सपोर्ट विल हेल्प यू टू आई मीन आपकी मेंटल वेलबींग में भी हेल्प करता है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज करता है। आप देखेंगे ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे सोशल सपोर्ट सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर है, जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न सोसाइटीज़ आज अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिलेटिव्स हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, फाइन, और इस तरह से आपका जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है दिस इज़ मच बेटर हियर। तो जो मेंटल डिस्ट्रेस है आपका, उसको आपको वो करने में डील करने में हेल्प मिलती है। ओवरऑल आप कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो अगर वो आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, ओके, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, तो वो एक अच्छा एक फील गुड आपको देता है। हेल्थ की यहाँ पे बात हो गई, इनकम की बात हो गई, इनकम की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, सोशल सपोर्ट की हम बात कर चुके हैं। फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइसेस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जेनरोसिटी, कितने ज़्यादा जेनरस हैं, कितना ज़्यादा आप जो है एक पब्लिक कॉज के लिए, है ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
डोनेशन देना या कुछ किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन करना, परसेप्शन ऑफ द करप्शन, दीज आर द 6 मेन वेरिएबल्स एज फार एज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज कंसर्न। तो ये 6 के 6 वेरिएबल हैं। इन 6 वेरिएबल के बेसिस पे जो ये पोल किया जाता है उसमें इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि आप रैंक करो। इंडिया, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा 0 से 10 के बेसिस पे रैंक कर दो हर उस पे। तो ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे आ जाती है और इंडिया की रैंकिंग हम देखें तो काफ़ी पीछे है यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगर आप देखेंगे दिस इज 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, तो इंडिया की रैंक बहुत बहुत पीछे है। हैप्पीनेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी यूपीएससी ने आपका पूरा डिटेल में एक ऐसे भी पूछा हुआ है। तो अगर आपको ये पूरे पता हैं, 6 वेरिएबल्स पता हैं, तो यू कैन डेफिनेटली मैनेज द एसे एज वेल। अगर आपको यही नहीं पता होंगे तो फिर डिफिकल्ट होगा। और ये कौन से वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, नहीं किए जाते, इसके बेसिस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या आपके इंक्लूड हो रहे हैं, इनकम क्राइटेरिया के अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया और यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका हेल्थ हो गया, फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइसेस, सोशल सपोर्ट। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमें देता है ना, कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या वेलबींग है वो किस तरह से है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पे देखे हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गया, फाइन, या फिर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहाँ पे बात करें तो दिस इज द थिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा, इनके इंडिकेटर्स आपको समझ आए होंगे और ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है वो एक सेपरेट चैप्टर के रूप में हम लेंगे, ठीक है ना, ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी वहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपका है ये है इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ का। अभी तक हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाहे इंटरनेशनल डिस्कोर्स हो या नेशनल डिस्कोर्स हो। समावेशी विकास की बात की जाती है। आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे पहले प्लानिंग कमीशन के हुआ करते थे या अभी नीति आयोग के देखेंगे तो ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, और आपका जहाँ तक जीएस पेपर 3 है सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन है, जिस तरह से डेवलपमेंट आपका मेंशन है उसी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ भी मेंशन है। इंक्लूसिव ग्रोथ की जो डेफिनेशन है दिस इज बेसिकली ओईसीडी ने इसको दिया है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बेसिकली एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल। तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें उसको हम इंक्लूसिव नहीं कहेंगे जहाँ पे जो टॉप मान लीजिए 5% 10% पॉपुलेशन है उसको बेनिफिट हो रहा है, बाकी सबके लिए जो है नुकसान हो रहा है ना, उस इकोनॉमिक ग्रोथ से फायदा नहीं हो रहा है किसी को। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे उसके जो बेनिफिट हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कम ज़्यादा वो आपका रहेगा लेकिन वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको किसी न किसी रूप में उसका बेनिफिट मिल रहा है। उस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं वो सबके लिए क्रिएट हो रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ये इकोनॉमिक ग्रोथ है इसकी वजह से अर्बन एरिया में तो क्रिएट हो रहा है, रूरल एरिया में नहीं हो रहा है ना। तो फिर हम देखेंगे कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए चैलेंज है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हो रहा है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हो रही है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट। तो फिर हम देखेंगे कि हाँ ये एक क्या है, चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ एक मतलब मल्टी डायमेंशनल आपका कॉन्सेप्ट है और उसी के रिगार्डिंग ये काफ़ी डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं। अभी जो डेफिनेशन ये आपने देखी है ये बेसिकली ओईसीडी की डेफिनेशन है, जो यूरोप बेस्ड और जो यूएसए वेस्टर्न आपके जो कंट्रीज़ हैं उनके बेसिस पे ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना, इसके अंदर आपको क्या है कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जैसे ये वाली डेफिनेशन है, तो अगर ये ऐसे के ऐसे डेफिनेशन आप याद कर लेते हो या फिर मैं कहूँ कि आप रट लेते हो इसको, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्यों हेल्प करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हर साल होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और इस पे, तो वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है इंट्रोडक्शन का आंसर राइटिंग में। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं सो अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन है तो आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लिख दी 2 लाइन में, उससे एग्जामिनर को जो है ये एक मैसेज जाएगा कि हाँ आपको, और ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना, इतनी छोटी है लेकिन ये सारी अपने जो क्रक्स है इंक्लूसिव ग्रोथ का जो एसेंस है उसको इंक्लूड करता है। तो या तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिए
या फिर जो यूएनडीपी की डेफिनेशन है ये आप लिख सकते हैं, कोई भी एक कोई भी कर लीजिए। UNDP has described inclusive growth as the process and the outcome as well, क्योंकि ये प्रोसेस भी है और आउटकम भी है अपने आप में। Where all groups of the people have participated in the growth and have benefited equitably from it। ठीक है, दिस इज बेसिकली आप इसको जोड़ सकते हैं, एम्पावरमेंट से भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और जितनी भी आपकी टर्म है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगेन एक स्टैंडर्ड आपकी डेफिनेशन है, आई थिंक वर्ल्ड बैंक वाली जो है वो पॉपुलर है, तो उसको आप याद कर लीजिए। तो आई थिंक मुश्किल से आपके 15-20 ऐसी टर्म होंगी जिनकी आपको डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, और रेगुलर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, है ना वो, और वो आपको हेल्प करेगी आंसर राइटिंग के अंदर भी। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में तो हेल्प कर ही रही हैं। तो दिस इज बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ हियर। एंड तो क्या बात की जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सभी के लिए क्रिएट होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट हैं वो सभी के लिए मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो पहला एलिमेंट हो ही जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया इज़ डूइंग वेल एज फार एज दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कंसर्न्ड। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। स्किल डेवलपमेंट हो गया, क्या इंडिया स्किल डेवलपमेंट पे खरा उतर रहा है? आज हम देखेंगे एक बहुत यूनिक सी प्रॉब्लम है जहाँ पे इंडस्ट्रीज कहती है कि हमें जिस तरह का वर्कफोर्स चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है ना। देयर इज अ लेक ऑफ क्वालिटी वर्कफोर्स, जिस तरह का वर्कफोर्स हमें चाहिए, जिस स्किल वाला वर्कफोर्स चाहिए वो हमें मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी तरफ जो यूथ हैं वो कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला कंपोनेंट है दैट विल हेल्प इन डीलिंग विद द एम्प्लॉयबिलिटी। जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो यूथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इंडिया हैज़ बीन डूइंग अ लॉट बट स्टिल यहाँ पे अभी हमें उस लेवल पे सक्सेस नहीं मिल पाई है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट लेना है। ठीक है, थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है आपका जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको आप बैंकिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। जैसे कि फार्मर्स हो गए, रूरल एरिया में जो लोग हो गए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गया, वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उन सबको आप क्या कर रहे हो, अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हो। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एट्सेट्रा, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो भी वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हो गई, या फिर वुमन हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, या फिर हम बात करें सीनियर सिटीजन को सपोर्ट करने की। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बात की जा रही है कि कितना आप उनको एम्पावर कर पाते हैं, कहाँ तक आप सक्सेसफुल होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात इसलिए की जा रही है कि टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में हेल्प करेगी। एंड आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 IR4 की बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 क्या होता है, या फिर कई जगह पे आपको लिखा मिलेगा इंडस्ट्री 4। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 के अंदर क्या है, आपकी इस तरह की जो मशीन्स हैं, है ना, वो यूज़ हो रही हैं। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ हो रही है जिसके अंदर जैसे कि आपके यू हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गई, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कोई भी ऐसा गैजेट जो कि इंटरनेट पे डेटा शेयर कर सकता है। यू हैव एलेक्सा लाइक थिंग है, आपके कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है घर में, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें आपका इस तरह से हो जाएगा। या फिर आपकी 3D प्रिंटिंग है ना, 3D प्रिंटिंग है जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी टूल आपको बनाना है ना, मैन्युफैक्चर करना है। आपने कंप्यूटर में फीड किया, फिर वो मशीन, कंप्यूटर में आपने जो भी फीड किया है उस बेसिस पे वो मशीन उसको मैन्युफैक्चर कर देगी। एडेड लेयरिंग, एडिटिव आपका मैन्युफैक्चरिंग भी इसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री 4 का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है। या फिर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, जैसे एजुकेशन है, ऑनलाइन आपका लर्निंग का ही एग्जाम्पल हम ले लें, तो क्या ऑनलाइन लर्निंग से, ओके, ऑनलाइन जो आपका एजुकेशन है
क्या इससे कहीं ना कहीं हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर हेल्प मिल रही है? डेफिनेटली मिल रही है, क्योंकि ऐसी जगह, ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको कोई क्वालिटी एजुकेशन या फिर स्कूल भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी अगर लोगों को इंटरनेट का एक्सेस है, दे कैन गेट द वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। चाहे एजुकेशन का एक्सेस हो वो ले सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकते हैं, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, ये सारे काम वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और टेक्नोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो आपका लिंक है बहुत आपका ज़्यादा होता जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया है तो आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। फाइन, दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन इनोवेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के आपके एलिमेंट्स रहेंगे। और जहाँ तक इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड चैलेंजेस की बात आती है ना, कि इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं, तो हमारे सामने जो चैलेंज रहेगा रूरल एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट डेफिसिट है, पॉवर्टी को लेके जो कंडीशन है इंडिया के अंदर, है ना, स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस हैं उनको हम ले सकते हैं। फाइन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, इसे आपको समझना है। आई होप ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको समझ आई होंगी। एंड ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। ये जो आपका टॉपिक था, ये जो लेक्चर था, यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो शुरू के 2 लेक्चर थे वहाँ पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ से रिगार्डिंग चीज़ों को देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग चीज़ों को देखा था। और अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की बात करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, हैज़ सम लिमिटेशंस, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड इंडिकेटर्स को हमने देख लिया, जैसे HDI है, ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यू हैव वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, एट्सेट्रा। तो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा थर्सडे को रहेगा, और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपका इन्फ्लेशन के चैप्टर पे मूव करने की, है ना। इन्फ्लेशन का चैप्टर है, नया चैप्टर है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल छोड़ के UPSC 2-3 क्वेश्चन पुट वहाँ पे करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो आपके चैप्टर्स आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग आपके रहेंगे, है ना। अभी तक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट रहा, अब इंटरेस्टिंग आपके होते जाएंगे, क्योंकि आप जो आसपास चीज़ें हो रही हैं आपके, उससे आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, जो भी वेरियस इश्यूज हो रहे हैं, करंट अफेयर में कुछ चल रहा है, तो उन सब चीज़ों से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप दिस सेशन। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक यहाँ पे दिया है, अगर आपका लिंक ओपन नहीं होता तो केवल नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको एक जो है पूरा कोर्स है ना, एक टाइम बाउंड मैनर में आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। आपकी जो प्रिपरेशन है इंटेंस हो जाती है, फोकस्ड स्टडी हो जाती है, आपको जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वो घर बैठे मिल जाता है। तो घर बैठे आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलता है। यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम जो प्लान है चूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और उसके बाद आपको पुट करना है यूज़ दिस कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। तो आपका अमाउंट ये आपका रिड्यूस हो जाता है। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं, आइकॉनिक के साथ भी आप जा सकते हैं। या आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ़ीस है यहाँ पे, ओके। और नए बैचेज़ अभी आपके स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 24 नवंबर से नए बैचेज़ स्टार्ट हैं। और इसके अलावा अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाती है, जिसमें ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। तो ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको फ्री हो जाती है और 24 नवंबर तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब आप 24 नवंबर से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फ्री वाला बेनिफिट आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। इसके अलावा ये स्टैंड आउट है जिसके अंदर आपको फ्री ऑप्शनल भी दिया जा रहा है। फाइन, लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के बेनिफिट सब आपके सामने ही हैं। डाउट सॉल्विंग है, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग है, स्टडी मटेरियल इज़ ऑल्सो देयर।
लोन फैसिलिटी का लिंक भी अवेलेबल है, जो बच्चे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है, ओके, मेगा कॉम्बैट आपका हर संडे रहता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फाइन, दिस इज़ ऑल हियर। इस संडे भी आपका रहेगा जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं। तो फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप दिस सेशन. Do not forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.